हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट के लिए, यानी विज्ञान ये विषय जो रहेगा वो साइंस रहेगा। उसके लिए जो जैक का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 12 अप्रैल को, ठीक है, उसके लिए जिसमें आपका समय दिया जाएगा 1.5 घंटा और मार्क्स जो रहेगा वो 40 रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 1-1 मार्क्स का रहेगा, यानी 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स आपका रहेगा। तो चलिए, ये जो है ऑफिशियल है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया है, मॉडल प्रश्न पत्र है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश का ऑलरेडी डाल रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से जा करके उसे देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? ठीक है, चाल वेग, त्वरण विस्थापन, बल एवं संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चाल और वेग इसमें से पूछा है किनका एसआई समान होता है। तो चाल का जो होता है वो भी मीटर सेकंड होता है और वेग जो होता है वो भी मीटर सेकंड होता है। तो पहला आप ए नंबर मान लो। दूसरा है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल, वेग, विस्थापन या त्वरण? तो जब निश्चित दिशा आपको दे दिया गया तब विस्थापन को टिक करोगे, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। तीसरा नंबर पूछा गया है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का जो एसआई मात्रक है, अभी हम लोगों ने देखा मीटर पर सेकंड होता है, तो आप इसको डी नंबर करो। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, यानी प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस यंत्र का नाम है ऑडोमीटर, जो ये बताता है, कार में लगा हुआ रहता है ना, कार में या बाइक में, जो ये बताता है कि आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चला है। स्पीडोमीटर से आप उसका स्पीड का पता कर सकते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर है या 50 किलोमीटर पर आवर है। और थर्मामीटर के बारे में तो आपको आइडिया है ही। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाता है, तो पिंड का जो रैखिक संवेग होगा वो क्या होगा? तो इसको हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो द्रव्यमान को दोगुना, तो एक फार्मूला है P = m/v। m जो है वो आपको दोगुना कर दिया गया और v जो है उसको आधा कर दिया गया। ठीक है, यानी v/2 हो जाएगा। तो इसको काट दो तो क्या बचेगा? mv ही रहेगा। तो एग्जैक्ट क्या होगा? वही रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना, रैखिक संवेग निकालने के लिए यूज होता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 या 34 हो तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा या बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा या ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा या दोनों का शून्य होगा। तो इसमें आप याद रखिएगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, यानी आप इसमें बी नंबर टिक कर लेना। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, न्यूटन की गति किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? कौन सा नियम जो है उसको जड़त्व का नियम क्या कहा जाता है? वो है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ जो है न्यूटन का, उसको जड़त्व का नियम से जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा सी नंबर, संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके आधार पर रॉकेट कार्य करता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 60 किलो द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पे क्या होगा? आपका चंद्रमा पे जो भार है वो पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पे आपका भार क्या होगा। तो चंद्रमा पे भार का फार्मूला तो आपको मालूम ही है, ठीक है, m/v खाली करना है। तो एग्जैक्टली यहाँ हो जाएगा 60, जी आपका दिया हुआ है तो बोले तो 600 हो गया। 600 को आप चंद्रमा पे, आपको मालूम है कि चंद्रमा पे भार जो है हमारा 1/6 हो जाता है, इसको डिवाइड कर दो, बोले तो 100 n हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप फार्मूला ध्यान में रखोगे, रटना नहीं है। ठीक है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बढ़ेगा? ठीक है,
देखिए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बढ़ेगा? तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ था, यहाँ से यहाँ कर दिए, ठीक है, दूरी को और आधा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? तो 4 गुना बढ़ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि ध्वनि जो है किस माध्यम से गमन करती है? तो ठोस, तरल, गैस। ध्वनि जो है वो सबसे जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक है, 12 नंबर है, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वायु में जो ध्वनि तरंगे हैं वो किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में दिया गया है, मानव श्रवण की श्रव्यप्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितना है? यानी मैक्सिमम हम लोग कितने तक सुन सकते हैं? तो ये शुरू होता है आपका 20 हर्ट्ज जो है वहाँ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 13 का जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर आपका दिया गया है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? पराशन, विसरण, ऊर्ध्वपातन या संघनन? तो इसको हम लोग एग्जैक्टली विसरण के नाम से जानेंगे। मान लो इस तरह का एक बोतल रखें और यहाँ पर मैं एक बोतल रखे, दोनों को छोड़ दिए तो धीरे धीरे गैस पूरा इसमें फैल जाता है, तो ये विसरण विधि के तहत होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो वैसे तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं तो सी में -4 और -1 दिया गया, तो ये दोनों तो होगा नहीं। तो और ये तीसरा नंबर है डिग्री सी, ये भी होगा नहीं। तो 0 डिग्री सी किसके बराबर होता है? तो 273 के, यानी केल्विन के बराबर होता है। तो एग्जैक्टली केल्विन का वैल्यू 1.6 दिया जाता है, जिसको हम लोग 1.6 है, 0.16 है, जिसको हम लोग नियरेस्ट में कन्वर्ट करके 273 के लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक संपीड़ित किया जाता है? तो सबसे अधिक जब संपीड़ित करने का बात आएगा ना, तो ठोस को सबसे कम, लिक्विड को उससे थोड़ा सा ज़्यादा और गैस को सबसे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर में सी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? जब आपसे यौगिक पूछेगा तो यौगिक के लिए आप सीधा यहाँ पर मैं टिक करोगे जल। जल जो है वो एक यौगिक का उदाहरण है। उसके बाद 18 नंबर है आपका, पीतल किस धातु का मिश्रण है? ठीक है, पीतल जो है वो किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल जो है वो जिंक और कॉपर का मिश्रण से पीतल को बनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जल को बर्फ में बदल रहे हैं तो उसको तो फिर से कन्वर्ट किया जा सकता है, मोमबत्ती को भी किया जा सकता है, लोहे का चूर्ण आप बालू में मिला के ये कर सकते हैं, लेकिन भोजन अगर पच गया तो आप भैया उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। 20 नंबर है, सोडियम सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 21 नंबर दिया गया, 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद है? 36 ग्राम जल बोला गया है, तो 36 ग्राम जल में आपका मोल दिया गया है, तो मोल के लिए क्या करो आपको, 36 को सीधा जल बोला है यानी H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 ठो और ऑक्सीजन का 16 यानी 18 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 18 दूनी 36 आता है। ठीक है, जब मोल पूछा जाएगा तो आपको जो दिया जाएगा वैल्यू, और जो यहाँ पर मैं जिस पदार्थ का या जिस भी मैटर का या यौगिक का, कंपाउंड का, जिसका भी रहेगा, आप उसका ये से निकाल सकते हो। 22 नंबर दिया गया है, C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो C2 बोला गया है, यानी C में जो होता है वो एग्जैक्टली आपका कितना होता है 12, और H में मैंने अभी बताया कि 1 होगा, तो 2 दिया गया, तो 12 दूनी 24 और 2, तो 24 और 2 बोले तो 26, यानी 22 नंबर कितना हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसके बाद बोला इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का जहाँ बात आएगा तो आप जे थॉमसन को सबसे पहले कर लोगे याद। इसके बाद आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में दिया गया है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूटन है, तो परमाणु संख्या उसमें कितना होगा? ठीक है, तो परमाणु संख्या क्या होगा? तो परमाणु संख्या जो है ना वो सीधा इलेक्ट्रॉन से आप उसको ताल्लुकात कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से ताल्लुकात करोगे तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 11। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु
का समान नहीं होंगे, यानी परमाणु का समान इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो परमाणु का समान जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होगा। ये दोनों समान हो सकता है लेकिन ये भाई साहब नहीं होंगे। 26 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो जब आपको एक कोशिकीय जीव मिलेगा तो आप देख लेना, ढूंढना पहले, अमीबा है, यस अमीबा है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं 27 नंबर में, लाइजोसोम। लाइजोसोम जो पूछा गया है कि लाइजोसोम जो है, ठीक, तो लाइजोसोम का निर्माण कौन करता है? तो जब लाइजोसोम का निर्माण का बात किया जाएगा तो लाइजोसोम के लिए आप एक ठोकर याद रखो कि वह है गोल्जी उपकरण को। 28 नंबर में है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ को आना जाना, यानी इस पार से इस पार जो आना जाना होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जनरली ये जो होता है ये पराशरण के द्वारा होता है। ठीक है, 29 नंबर में है, पौधे के शीर्ष पर इस तरह का, जब ये पौधा का जो ये शीर्ष जो है ये जब बढ़ता है तो इसका शीर्ष पे जो रहता है ये कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधा का शीर्ष रहेगा तो उसको विभाज्योत्तक शीर्षक के ये उत्तक के नाम से जानते हैं। 30 नंबर में आपका दिया गया है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? जो तरल रहता है और अधात्री रहता है तो ये आपका प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अगर इस तरह का रहेगा तो आप देखना, श्वेत श्वेत बोले तो सादा, सादा कौन होता है? तो दूध होता है, तो दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। 32 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? रबी बोला गया है, तो रबी आपका आता है चना। 33 नंबर में दिया गया है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या है? हम लोग जो वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण मेन किसके बेसिस पे किया गया है? तो इनका जो मेन बेस है वो है उनकी कोशिका संरचना के आधार पे, जो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 34 नंबर में दिया गया है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा गया है? उभयचर, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों पे रह सके, तो ये है आपका ब्रायोफाइटा। 35 नंबर जो है वह है, वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? वैसे तो वेल है मछली, ठीक है, आप इसको याद रखना, वैसे तो वेल है मछली, लेकिन क्या है कि वो स्तनपायी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी सी नंबर हो जाएगा। 36 नंबर है, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन, इसके लिए आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये है। आपको 35 नंबर में किसी भी तरह का डाउट लगे, कोई और कुछ बोल रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता सकते हैं। 37 नंबर में दिया गया है, जल प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? यानी जल प्रदूषण का इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? तो फेफड़ा संबंधी जो रोग है ये आपका जल के वजह से नहीं होता है, ये आपका किसके वजह से होता है? तो ये गैस के वजह से होता है, तो डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग, यानी जो संक्रमण से नहीं फैलता है? तो रतौंधी भैया अगर जिसको होता है तो पर्टिकुलर का ही होता है। 39 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग कर दिया गया है? ये एग्जैक्टली रोग होगा, दीर्घकालिक मतलब बहुत समय तक के लिए। तो खांसी जुकाम आपका फटाक से नहीं खत्म हो जाता है, ऐसा भी होता नहीं है। एक टीवी जो है, ठीक है, ये आपका दीर्घकालीन है, एक बार हो गया तो बस उसको पकड़ के झूलते रहो। 40 में है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आते हैं? तो जब आपसे जीवाणु पूछा जाएगा तो आप रखोगे मोनेरा को याद। ठीक है, मोनेरा जो है इसके अंदर में आता है। तो ये था आपका 40 क्वेश्चंस जो आपको दिलाएंगे 40 मार्क्स। ये आपका साइंस का है। इससे पहले मैंने इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, सॉरी इंग्लिश और हिंदी ए और हिंदी बी दोनों का ऑलरेडी दे रखा है। सोशल साइंस और मैथ का मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। इसके अलावा भी मैंने अपना खुद का बनाया हुआ कुछ क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। बस आपको इसके लिए करना क्या है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।